डिस्कस करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर होते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर वो है जिनको मेजर डोमिनेंट शेयर होल्डर्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेक होल्डर जैसे कि बैंक हो गया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके। और जो नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, एग्जांपल के लिए आईडीबीआई, यूटीआई, एलआईसी या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बोर्ड्स में प्रिवलेंट है, यानी कि वो ज़्यादातर हमें मिलते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज रिप्यूटेड एरियाज में अगर वो वर्क करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको हाईली अपॉइंट किया जाता है। नाउ कमिंग टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से डायरेक्टर्स होते हैं? जो कि कंपनी की डे टू डे मैनेजमेंट में क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कि एज ऑल्सो इन्हें हम क्या कहते हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स। ये कंपनी के साथ फुल एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, ये कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। सो दे में इन प्रैक्टिस इनके पास क्या हो सकती है? मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, मार्केटिंग डायरेक्टर हो गया, तो इनके पास मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। कमिंग टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अब एक बात समझिएगा, जो डायरेक्टर्स को भी मैनेज करे, ही इज वन मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पास बहुत ही सब्सटैंशियल पार्ट्स होती है मैनेजमेंट की। ये जनरली क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनीज के। और इन केस जहाँ पर कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वहाँ पर हर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास अपना एक डिवीजन या फिर एक ब्रांच होता है। देखिए, सपोज कीजिए कि एक कंपनी के पास मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दो मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभी दो मैनेजिंग डायरेक्टर किसको मैनेज करेंगे? ये अपनी ब्रांच के या फिर अपने डिवीजन के डायरेक्टर्स को मैनेज करेंगे। ये अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी पर, वो एक्सरसाइज करता है अपनी पार्ट्स को सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ कमिंग टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी की डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते बेटा, यानी कि सीधा इसका क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। आगे देखिए, ये कंपनी के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड नहीं करते। इनको अपॉइंट करने का रैशनल क्या होता है? देखिए, ये कंपनी की किसी भी तरह की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? अपनी ये बात को ध्यान में रखिएगा, इंडिपेंडेंट वॉइस और ये पर्सपेक्टिव रख सकते हैं बोर्ड के सामने। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। सपोज कीजिए देयर आर टू मैनेजर्स, जैसे कि एक हो गया हमारा फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस का डायरेक्टर, दूसरा हो गया हमारा मार्केटिंग का डायरेक्टर। अगर बात करी जाए कि कंपनी के फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंस डायरेक्टर कह सकता है कि मुझे ज़्यादा फंड्स चाहिए, मार्केटिंग डायरेक्टर कह सकता है फंड मुझे ज़्यादा दो, तो इन दोनों में क्लैशेस होने पॉसिबल सी बात है। तो इस केस में हम क्या चाहेंगे कि एक ऐसा डायरेक्टर हो जो कि इंडिपेंडेंट हो। अब वो इंडिपेंडेंट कब होगा? अगर ये दोनों तो कौन से डायरेक्टर है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि किसी डायरेक्टर का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना भी ज़रूरी होता है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप डिस्कस करते हैं, एक हमारा पॉइंट रह गया था स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है कि जो लिस्टेड कंपनी है वो एक डायरेक्टर को एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख सकती है, जो कि इलेक्ट भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा। और स्मॉल शेयर होल्डर्स से क्या मतलब है? ऐसा पर्सन जो कि किसी कंपनी में कितने शेयर होल्ड करते हैं? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000 या फिर उससे कम। देखिए, मोर नहीं है, बच्चे सोचते हैं मोर लिखा होगा, यहाँ पे मोर नहीं है, यहाँ पे लेस लिखा है किसी पब्लिक कंपनी में, तो वो स्मॉल शेयर होल्डर कहलाएगा। अब आगे देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए कुछ रूल्स है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में वो ऑप्ट कर सकती है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को या तो सो मोटो के थ्रू, सो मोटो मीन्स कि रेदर देन लीगल प्रोसीजरल, कंपनी खुद से ही अपना इनिशिएटिव, अपना प्रोसीजर कंडक्ट कर सकती है। प्रोसीजर को फॉलो किए बिना अपने ही तरीके से, ओके, अपनी मर्जी से किसी डायरेक्टर को एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स रख सकती है, या फिर अगर कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर्स नोटिस देते हैं कि आप किसी डायरेक्टर को एज अ एसएसडी अपॉइंट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो लाइन लिखी है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कमिंग टू दिस वन,
सपोज कीजिए एक कंपनी में 40,000 शेयर होल्डर्स है, ओके। अब 40,000 के 1/10 शेयर होल्डर्स कितने हुए? 4,000। या फिर कंपनी ने एक लिमिट फिक्स करी है 1,000 की। अब इन दोनों में से जो भी लेस होगा, अगर वो कंपनी को नोटिस देते हैं तो कंपनी को एसएसडी को अपॉइंट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों केसेस में लेस कौन सा होगा? 1,000, यानी कि 1,000 शेयर होल्डर्स के थ्रू नोटिस रिसीव करते ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एसएसडी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो जिसको पर्सन को इंटेंड करते हैं कि वो एज अ कैंडिडेट खड़ा हो स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर बनने के लिए, तो उसका जो नोटिस है, अब यहाँ पे देखिएगा, इस बात को यहाँ से समझिए कि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी को क्या करेंगे? एसएसडी को अपॉइंट करने के लिए जो नोटिस देंगे ना, वो सीधा सीधा मीटिंग में नहीं देंगे। ये नोटिस जो दिया जाएगा वो मीटिंग से 14 दिन पहले दिया जाएगा, ओके। और इस नोटिस के अंदर सारे शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? अपनी सिग्नेचर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस पर्सन को एज अ एसएसडी अपॉइंट करना चाहते हैं या फिर अपना डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उसकी नेम और डिटेल सारी चीजें स्पेसिफाई की जाएगी, ओके। अब ये जो नोटिस होगा, इस नोटिस के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी, साइंड स्टेटमेंट चाहिए होगी किस पर्सन के थ्रू? जो कि एज एसएसडी अपॉइंट होने जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए यहाँ पे क्या बनने चाह रहे हैं? एज अ एसएसडी अपॉइंट होना चाहते हैं। तो अब इनको इस नोटिस के साथ साथ एक साइंड स्टेटमेंट देनी होगी। और यहाँ पे एसएसडी में जो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर इनका DIN भी मेंशन होगा और इनका कंसेंट भी मेंशन होगा कि मैं एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ आगे देखिए, यहाँ पे डिस्कस करते हैं बाकी हमारे रेलिवेंट पॉइंट्स की सच डायरेक्टर शेल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद दी in accordance of this section 149(6) and is required to give a declaration of his independence। वो डायरेक्टर कैसे एक्ट करेगा? एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्ट करेगा। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होंगे शेल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, इन्हें रोटेशन से रिटायर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये जो है ये एक्सीड नहीं करेंगे 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स को। यहाँ पे समझिए कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है, अच्छा यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर लिया रोटेशन से रिटायर होने की जरूरत नहीं है। इनके टेन्योर की बात कर रहे हैं कि ये कितने टाइम तक काम करेंगे? ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक कंपनी में सर्व करेंगे और इस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी नहीं है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड है फॉर बीइंग अ डायरेक्टर, यानी कि सेक्शन 164 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो भी वो एज अ एसएसडी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सी, ये वाला हमारा पॉइंट ये रहा 7th पॉइंट। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट, नो पर्सन शेल होल्ड पोजीशन ऑफ स्मॉल एसएसडी इन मोर देन 2 कंपनीज। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, दूसरी कंपनी है KMP लिमिटेड। अब अगर मिस्टर ए एज अ एसएसडी XYZ में अपॉइंटेड है तो वो एज अ एसएसडी KMP में अपॉइंटेड नहीं हो सकते, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 कंपनी में एक पर्सन को एज एसएसडी अपॉइंट होना अलाउड नहीं है, ओके। नाउ अनदर थिंग क्या है कि ये एसएसडी तो नहीं हो सकता। सपोज कीजिए यहाँ पे रोटेशनल डायरेक्टर एज रोटेशनल डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ये जो सेकंड कंपनी है यानी कि KMP, ये इस कंपनी के बिजनेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रखेगी, यानी कि इसकी एनिमी कंपनी नहीं होनी चाहिए, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है वो देखिए इधर आइए, 3 साल का पीरियड एक्सपायर यहाँ पे ये देखिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस, यानी कि जिस टाइम इसका टेन्योर खत्म हो गया उसके बाद से 3 साल तक के लिए वो कंपनी से किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं रह सकता, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं एसएसडी, ओके। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ डायरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ कमिंग टू द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। इसको याद रखने के लिए छोटी सी बात याद रखिएगा, एट एमपी में से, अब इसके फुल फॉर्म ए से एजेंट्स, टी से ट्रस्टीज एंड MP स्टैंड फॉर मैनेजिंग
पार्टनर्स। ओके, एक बार इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाना चाहूंगी। कमिंग टू द क्लास 12th, आपने अपना एक चैप्टर पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप। तो वहां पे हम पढ़ते थे अगर एक फर्म ABC लिमिटेड में 3 पार्टनर्स है, ABC, तो आपको याद होगा एक टर्म पढ़ते थे हम प्रिंसिपल एजेंट, कि ये लोग जो है वो फर्म के प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, यानी कि ओनर भी हो गए और एक्टिव पार्टनर भी हो गए। अब यहाँ पे समझिए कि एजेंट के केस में वो फर्म के बिहाफ पर काम करेगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? कंपनी की। अब जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इस तरह का रिलेशन रहेगा डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ। कौन सा वाला रिलेशन? एट MP। A स्टैंड्स फॉर एजेंट, T स्टैंड्स फॉर ट्रस्टी, T स्टैंड्स फॉर मैनेजिंग पार्टनर। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे इधर ये पार्टनर ही प्रिंसिपल होते थे और पार्टनर ही एजेंट होते थे, यहाँ पर कंपनी के केस में प्रिंसिपल कौन रहेगी? कंपनी रहेगी। और एजेंट एज एजेंट कौन एक्ट कर रहे हैं? डायरेक्टर्स एज एजेंट एक्ट कर रहे हैं। अब एक सीधी सी बात समझिए, कंपनी है क्या? कंपनी तो एक बिल्डिंग है ना, कंक्रीट की, रिलायंस लिमिटेड, ये तो कंक्रीट की एक बिल्डिंग है। अब इस कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन कौन ले रहा है? इस कंपनी के अफेयर्स को कौन डायरेक्ट कर रहा है? डायरेक्टर्स डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स इसके अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के लिए एजेंट भी है, ट्रस्टी भी है और मैनेजिंग पार्टनर भी है। अब जरा एक बार बुक में से इसको समझते हैं। कमिंग टू द लीगल पोजिशन ऑफ द डायरेक्टर्स, ये रहा हमारा टॉपिक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन है? आर द पर्सन जिनको अपॉइंट किया जाता है कंपनी में, किस लिए? डायरेक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। जो लीगल पोजीशन है डायरेक्टर की, कई बार एजेंट होती है, ट्रस्टी होती है और कई बार मैनेजिंग पार्टनर होती है। बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यहाँ पे फुल नहीं हो गया है, बट ये इंडिकेट करते हैं कुछ यूजफुल पॉइंट्स जो कि मूवमेंट के लिए या पर्टिकुलर पर्पज के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। सो हम अब यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टर्स एज एजेंट। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टर्स एज एजेंट्स। यहाँ पे समझिएगा, देखो डायरेक्टर्स को हम एजेंट्स भी मानते हैं क्योंकि वो बिजनेस को क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अंडरलाइन करते चलेंगे, कंडक्ट करते हैं। कंपनी खुद से एक्ट नहीं कर सकती है, इसके लिए एक्ट कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर एक्ट करते हैं और जो कंपनी होती है वो लायबल नहीं है। ठीक है, लायबल कौन रहते हैं? डायरेक्टर्स रहते हैं, क्योंकि डिसीजन वो ले रहे हैं। द डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, लेकिन एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को हम पर्सनली लायबल नहीं रख सकते कंपनी के डिफॉल्ट के लिए। वो एजेंट की तरह काम करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं विद केयर, स्किल एंड डिलीजेंस पोसेस्ड बाय देम। आगे वो अकाउंटेबल होते हैं उन एसेट्स के लिए जो कि उनके कंट्रोल में होते हैं, और उन एसेट्स से जो प्रॉफिट हुआ होता है उसके लिए भी वो अकाउंटेबल होते हैं। डायरेक्टर्स खुद से डील नहीं कर सकते हैं, एंड जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है अगर कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कंपनी की किसी भी ट्रांजैक्शन में। मिस्टर विल्सन ने क्या कहा है कि दे आर मेयरली एजेंट्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एजेंट्स है। कंपनी कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन पर्सन, कंपनी खुद से एक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं। एंड द केस इज रिगार्ड्स दोज डायरेक्टर्स मेयरली ऑर्डिनरी केस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। केस किसका रहेगा? प्रिंसिपल और एजेंट का रहेगा, जहां पे एजेंट क्या है? लायबल है अपने एक्ट्स के लिए, प्रिंसिपल लायबल है अपने एक्ट्स के लिए, और प्रिंसिपल कौन है? कंपनी है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, नाउ डिस्कस करते हैं डायरेक्टर्स एज ट्रस्टीज। डायरेक्टर्स को हम ट्रस्टी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कंपनी का। वो अकाउंटेबल होते हैं उस सारे पैसे के लिए जिस पर वो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। जो उनके एक्ट्स हैं, डीलिंग्स हैं, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होने चाहिए, और वो अपनी पार्ट्स को ऑनेस्टली एक्सरसाइज करें कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए, ना कि खुद के सेक्शनल इंटरेस्ट के लिए। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ट्रस्टी होते हैं किस रेफरेंस में? जिस तरह से वो अप्लाई करते हैं कंपनी के फंड्स को, उनके पास ये पावर होती है। फॉर मिसयूज ऑफ द पावर दे कुड बी लायबल एज ट्रस्टीज। एंड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जिन्हें सिलेक्ट करा जाता है, मैनेज करा जाता कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए और शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए। ये एक ट्रस्ट का ऑफिस होता है जहाँ पे डायरेक्टर्स को अपनी ड्यूटी फुली और एंटायरली परफॉर्म करनी होती है। डायरेक्टर्स अपनी पावर को कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर मीन्स एक्टिव, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स भी होते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो
रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को, कि वो कंपनी का बिजनेस कंडक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। वो उनके पास वास्ट पार्ट्स होती है मैनेजमेंट की, और वो बहुत से प्रोप्राइटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि शेयर्स को अलॉट करना, लोन्स को रेज करना, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड, जो कंपनी का फंड है उसको इन्वेस्ट करना। तो ये डायरेक्टर्स पे इंप्रेशन छोड़ता है कि वो एक्टिव पार्ट्स है, वो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं। डोरमेंट का मतलब क्या है, इनएक्टिव पार्टनर्स होते हैं। नाउ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो खुद सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, और जो ये इस आर्गुमेंट को हाईलाइट भी करता है कि डायरेक्टर्स जो है वो मैनेजिंग पार्टनर है कंपनी के लिए। बट ये स्टेटमेंट पूरी तरह ट्रू नहीं होती है, जस्ट बिकॉज कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बाकी शेयर होल्डर्स को बाइंड नहीं कर सकते हैं अपने एक्ट से। और अपार्ट फ्रॉम दिस, पार्टनर्स जो होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, उनसे थोड़ा सा हट करके डिसिमिलर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड भी होते हैं और सब्जेक्ट टू द रिटायरमेंट ऑल्सो। ओके, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर हम रियल सेंस में बात करें तो डायरेक्टर्स ना तो सिर्फ एजेंट है, ना सिर्फ ट्रस्टी है, और ना ही सिर्फ मैनेजिंग पार्टनर है। जो डायरेक्टर की पोजीशन है वो क्या है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, तीनों का कॉम्बिनेशन है, एंड मोर देन दैट ऑल्सो, यानी कि उससे भी ज़्यादा। जो डायरेक्टर्स है वो पेड एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, और जो कि बिजनेस कंडक्ट करते हैं विदाउट बीइंग लीगल ओनर्स। वो लीगल ओनर्स नहीं है, वो कंपनी के लिए कंपनी के बिहाफ पर परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कमर्शियल मैन होते हैं, जो कि एक ट्रेडिंग कंसर्न को सिर्फ मैनेज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए और शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए। जो डायरेक्टर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनका फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ। फिड्यूशरी क्या है, एथिकल और लीगल रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ। वो एज एजेंट्स परफॉर्म करते हैं, एज ऑफिसर्स भी परफॉर्म करते हैं। जो डायरेक्टर्स की पोजीशन होती है इन द नेचर ऑफ फिड्यूशरी वॉज एफर्म्ड बाय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कंसेंट दिया है कि जो डायरेक्टर्स की पोजीशन है वो फिड्यूशरी नेचर की है। बीइंग इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, utmost good faith is expected from the directors of a company। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो डायरेक्टर्स है वो utmost good faith में परफॉर्म करेंगे, और जो डायरेक्टर्स हैं वो फॉलो करेंगे AOA को, और थ्रू द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।